नमस्कार। और आज हम लोग यहाँ पर एक शॉर्ट सेशन एमडीपी के लिए इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारे हमारे सीनियर टीचर भी हैं और कुछ हमारे नए साथी भी हैं जो एमडीपी से बहुत ज़्यादा परिचित नहीं होते। तो प्राचार्य सर से जब बात हुई थी एमडीपी के संबंध में, तो एक प्रस्ताव उनकी ओर से ये था कि एक बार फिर से कर लिया जाए, कि रिफ्रेश हो जाए एमडीपी के बारे में। तो क्योंकि मैं फिलहाल ये नक्सल कोर्स भुवनेश्वर में था, तो वहाँ पर एमडीपी का भी एक सेशन था। तो ये जो पीपीटी पीडीएफ के रूप में अवेलेबल है यहाँ, और इसके मूल पीपीटी से किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। ये जो जीट ने हमें अवेलेबल करवाया है वही। मेरा अपना मानना है व्यक्तिगत रूप से कि टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी का एक अहम हिस्सा, एक इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट एसेसमेंट भी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है वो। और एमडीपी जो है वो केवीएस में हम जानते हैं कि 3 से लेकर के 8 क्लास तक ये एमडीपी लागू होती है और वो एसेसमेंट का पार्ट है। इसका वेटेज जो है वो 20 है और प्रत्येक टर्म में हम लोग एक बार एमडीपी, प्रत्येक टर्म में एक एमडीपी हम लोग बच्चों से करवाते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। ये मल्टीडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट का सेशन जो था वो आरके गार्सिया सर, ये भुवनेश्वर के जो ट्रेनिंग एसोसिएट हैं प्राइमरी सेक्शन के, उनके द्वारा ये पीपीटी भी प्रिपेयर किया गया था और उनके द्वारा ये सेशन दिया गया। कोई भी सेशन जब हम करते हैं तो उसके अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और मल्टीडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट के भी अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं। जब हम लोग सेशन एंड करेंगे तो ये सारे जो भी पॉइंट्स हैं वो हम अच्छे से समझ पाएंगे। पहला है डिफाइंड प्रोजेक्ट, कि प्रोजेक्ट क्या होता है, क्या हम लोग डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि एक प्रोजेक्ट क्या है और मल्टीडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट क्या है, तो दोनों को हम लोग डिफ्रेंशिएट भी कर पाएंगे। उसके बाद एमडीपी के जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं उसका भी हम लोग लिस्ट प्रिपेयर कर पाएंगे और साथ में एमडीपी एग्जाम्पलर के रूप में हम प्रिपेयर कर पाएंगे। क्योंकि हम लोग सभी एमडीपी के बारे में पहले से जानते हैं, तो हम यहाँ पे एग्जाम्पलर प्रिपेयर नहीं करेंगे, हम लोग प्रिपेयर करेंगे और बच्चों को वो देंगे। दो बातें हैं, एक एक्टिविटी और एक प्रोजेक्ट। कि एक्टिविटी क्या होता है, जब भी किसी चीज़ में एक एक्शन जुड़ा हुआ होता है तो वो एक्टिविटी है। जैसे अभी हम लोग एक यहाँ पर वर्कशॉप कर रहे हैं और इसमें कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा है, तो ये एक्टिविटी है। ए सिचुएशन इन विच देयर इज एन एक्शन टेकिंग प्लेस, कहीं पर भी एक एक्शन हो रहा है तो वो एक्टिविटी है। समथिंग यू डू और द स्टेट ऑफ डूइंग, करने की जो अवस्था होती है वो एक्टिविटी है। प्रोजेक्ट एक्टिविटी शॉर्ट टाइम के लिए होता है। प्रोजेक्ट में एक प्लान्ड वर्क होता है जो बच्चों को दिया जाता है और वो एक पार्टिकुलर पर्पस को अचीव करते हैं। प्रोजेक्ट इट इन्वॉल्व्स सीरीज ऑफ एक्टिविटीज, इसमें बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं दैट फॉलोज द स्टूडेंट्स टू स्टडी, टू डू रिसर्च एंड एक्ट बाय देमसेल्फ यूजिंग देयर एबिलिटीज, इंटरेस्ट, पर्सनल एक्सपीरियंस एंड एप्टीट्यूड। इसमें बहुत सारे एक्टिविटीज इन्वॉल्व होते हैं, ये सीरीज ऑफ एक्टिविटीज होती है। इसमें बच्चे स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं, पता करते हैं और फिर उन अपने इंटरेस्ट के अनुसार से, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के अनुसार से वो इसे पूरा करते हैं एक राइटअप के रूप में। तो प्रोजेक्ट को हम लोग समराइज कर सकते हैं कि एक प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स ए सीरीज ऑफ टास्क दैट नीड टू बी कंप्लीटेड टू रीच ए स्पेसिफिक आउटकम। एक आउटकम को प्राप्त करने के लिए, को अचीव करने के लिए जो एक सीरीज ऑफ एक्टिविटीज होती है उसे कंप्लीट किया जाता है। और एक आउटकम को, आजकल लर्निंग आउटकम को बहुत सारी बातें हो रही है एमडीपी आने के बाद से, पहले भी हो रही थी, लेकिन एमडीपी आने के बाद से लर्निंग आउटकम पर कुछ ज़्यादा ही चर्चा हो रही है और हमें उसे लागू भी करना है। तो आउटकम को हम लोग अचीव करते हैं। अभी
एमडीपी जो हम लोग कर रहे हैं, क्या यह एमडीपी है एज सेपरेट सब्जेक्ट वाइज राइटअप्स कंबाइंड टुगेदर एज ए वन प्रोजेक्ट? सब्जेक्ट वाइज हम राइटअप लिखने के लिए देते हैं बच्चों को और फिर उसको एक जगह कलेक्ट करते हैं और उसे एक प्रोजेक्ट मानते हैं। सब्जेक्ट टीचर्स कैन इवेलुएट इट सेपरेटली। सब्जेक्ट टीचर इसे इवेलुएट करते हैं सेपरेटली। तो क्या यह एमडीपी है? तो निश्चित रूप से यह एमडीपी नहीं है। तो एमडीपी है क्या? The completion of the project involves combining of more than one discipline or field of study. 4 तरह के अप्रोच की बात होती है जब हम पेडागोजिकल लर्निंग, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी करते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी, इंट्राडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी और एक अभी नया फॉर्म है ट्रांसडिसिप्लिनरी, जिसमें कि 21st सेंचुरी स्किल्स को हम लोग प्राथमिकता देते हैं। तो जब एक से अधिक डिसिप्लिन को कंबाइंड फॉर्म में एक प्रोजेक्ट के रूप में कंप्लीट किया जाता है तो वो मल्टीडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट है। और ये एक डायनेमिक अप्रोच है वेयर इन द स्किल्स, नॉलेज एंड मोड्स ऑफ थिंग्स आर जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म होल प्रोजेक्ट। इसमें स्किल्स है, नॉलेज है, मोड्स ऑफ थिंकिंग है, अलग अलग तरीके से बच्चे सोचते हैं, उसे पूरा करते हैं। यह एक होलिस्टिक अप्रोच भी है। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट को, एक से अधिक सब्जेक्ट को इंटीग्रेट करते हैं। It's an integrated study done by the student demonstrating a holistic approach without dividing their study into different subject disciplines. हम लोग इसे डिफरेंट सब्जेक्ट डिसिप्लिन्स में बिना डिवाइड किए हुए जब प्रोजेक्ट देते हैं बच्चों को, तब वो एमडीपी एक होलिस्टिक अप्रोच का रूप लेता है। प्रेजेंटेशन शुड आल्सो बी इंटीग्रेटेड विदाउट मेंशनिंग द वर्क अंडर डिफरेंट सब्जेक्ट हेडिंग। और हमें सब्जेक्ट हेडिंग नहीं देनी है कि ये ईवीएस का है, ये मैथ्स का है, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ये हिंदी का है, ये इंग्लिश का है। ऐसा नहीं करना है। एक कंबाइंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट देना है बच्चों को और वो तैयार करें। कोई भी सब्जेक्ट हेडिंग नहीं होगी। एक एमडीपी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पहला, लर्न टू गो बियॉन्ड एक्टिविटी। एक्टिविटी से बाहर जाकर के जब हम क्लासरूम ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें टीचर और बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन इस एमडीपी में जो अदर रिसोर्सेज है वो भी इन्वॉल्व होते हैं। जैसे वो अपने बड़े से एल्डर से पूछ करके वो पता कर सकते हैं, उसे राइटर के रूप में तैयार कर सकते हैं। आज सबसे बड़ा रिसोर्स हमारे लिए इंटरनेट है। इंटरनेट पर वो रिसर्च करेंगे, खोजेंगे उन सारे चीज़ों को और उसको यहाँ राइटअप के रूप में तैयार करेंगे। लर्निंग आउटकम्स को लोकेट करना कि किन लर्निंग आउटकम्स, जब हम एमडीपी दे रहे हैं तो कौन सा लर्निंग आउटकम्स बच्चा अचीव कर पा रहा है। फोकस ऑन प्रोसेस, नॉट ऑन द प्रोडक्ट। इसमें प्रोसेस पर फोकस किया जाता है। प्रोडक्ट क्या बन करके आ रहा है, एमडीपी कैसा बन करके आ रहा है, इस पर ज़्यादा विशेष फोकस नहीं दिया जाता है। उनके प्रोसेस पर फोकस किया जाता है कि वो कैसे कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें डिफरेंट स्टेप्स भी हैं। सबसे पहले तो टीचर के लिए कि वो कैसे तैयार करेंगे एमडीपी, और उसके बाद ही हम बच्चों को देंगे। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करना, डिफाइनिंग ए प्लान, एक प्लान को डिफाइन करना, योजना बनाना, टाइम लिमिट देना कि हाँ कब तक आपको सबमिट करना है, शेड्यूल ऑफ एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटीज आप उसमें डिजाइन किए हैं उसके लिए एक शेड्यूल होना चाहिए। ग्रुप कोलैबोरेशन, गाइडेंस एंड मॉनिटरिंग द प्रोजेक्ट सबसे अहम हिस्सा है, जिसमें कि हम लोग चुक जाते हैं कि हम लोग बच्चों को बहुत ज़्यादा गाइड तो करते हैं लेकिन मॉनिटरिंग नहीं होती है, क्योंकि वो अपने स्तर पर घर में तैयार करते हैं, लेकिन हमें समय समय पर उसे देखना है कि वो कितना कंप्लीट कर रहे हैं। आर्टिफैक्ट एंड प्रेजेंटेशन, ऐसा नहीं है कि सिर्फ राइटअप के रूप में ही एमडीपी होगा। एमडीपी जो है वो आर्टिफैक्ट के रूप में भी हो सकता है। कोई भी मानव निर्मित वस्तु या कलाकृति, मॉडल कह सकते हैं, उसके रूप में भी वो हो सकता है एमडीपी। और लेकिन वैसी स्थिति में बच्चा आकर के प्रेजेंट करेगा या ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ग्रुप में दिया है वो यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे।
सबसे अंतिम स्टेप है असेसमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है असेसमेंट। हाउ टू गो अबाउट द राइट अप्रोच। एमडीबी में हम लोग किस तरह से राइट अप्रोच की ओर बढ़ेंगे। ऑल द टीचर्स टीचिंग ए पार्टिकुलर क्लास आफ्टर डिस्कशन आइडेंटिफाई यूनिफाइड थीम और टॉपिक। ये हम लोग करते ही है कि एक क्लास में जितने भी सब्जेक्ट टीचर्स होते हैं वो बैठ करके इस पर चर्चा करते हैं कि कौन सा थीम लेना है, कौन सा टॉपिक लेना है। डिसाइड अपॉन ए कॉमन प्रॉब्लम रिलेटेड टू द आइडेंटिफाइड थीम। जो थीम लिए हैं उसमें जो कॉमन प्रॉब्लम है उसको हम लोग डिसाइड करते हैं। लिस्ट आउट द सीरीज ऑफ एक्टिविटी। फिर हम लोग एक्टिविटी डिसाइड करते हैं कि इस प्रॉब्लम के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज बच्चे करेंगे। मोड ऑफ प्रेजेंटेशन एंड आर्टिफैक्ट्स। आप प्रेजेंटेशन के अलग अलग तरीके बच्चों से करवा सकते हैं। क्लासरूम में करो या छोटा सा उस क्लास के लिए इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जहाँ पर आकर के वो करेंगे। असाइन द प्रोजेक्ट। फिर बच्चों को असाइन करना है और जब वो बच्चे सबमिट करेंगे तो हमें एसेस भी करना है। और इसमें इनके जो रूब्रिक्स थे, रूब्रिक्स में भी क्रिएटिविटी है कि बच्चे क्रिएटिव हो, वो क्रिएटिविटी उसमें दिखा पाए। इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स विदाउट गिविंग ए चांस फॉर द चाइल्ड टू थिंक इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। अभी बच्चा क्या करता है, प्राइमरी की बात करेंगे हम लोग, 6 to 8 का मैं नहीं जानता हूँ ज़्यादा। अप्रोच ऐसा ही होगा, सब्जेक्ट डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन प्राइमरी में जो मैं आज तक देखता आ रहा हूँ कि बच्चे क्या करते हैं कि वो इंडेक्स में भी लिखते हैं हिंदी पेज नंबर 1 से 5 तक, इंग्लिश पेज नंबर 6 to 10, और उस प्रोजेक्ट में वो इंग्लिश का भाग जो है वो 6 से 10 तक रहता है। यानी बच्चा ये सोच रहा है कि अदर सब्जेक्ट में मुझे प्रोजेक्ट मिला है, फिर उसे बस एक फाइल में कंबाइन करके वो दे दे रहा है। तो इस सब्जेक्ट का वहाँ पर कोई जिक्र ही नहीं होना चाहिए कि सब्जेक्ट ना हो। बच्चा को पता चल जाए वो अलग बात है कि ये इंग्लिश का भाग है, ये साइंस का भाग है, ये एसएसटी है, लेकिन वो पेपर पर नहीं दिखना चाहिए कि हाँ वो कि ये सोच करके कर रहे हैं कि नहीं वो उनका है तो कर लेते हैं बहुत अच्छे से, उनका है और कम भी करेंगे तो चलेगा। नहीं, कोई सब्जेक्ट ना हो। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कोई सब्जेक्ट हम इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, वो भी आएंगे। फाइनल प्रोडक्ट जब वो बच्चा सबमिट करता है टर्म 1 के पहले, टर्म 2 के सेशन एंडिंग एग्जाम के समय, इट मे बी ए हार्ड कॉपी प्रेजेंटेशन, आर्टिफैक्ट और एनी अदर बाय द स्टूडेंट डेमोंस्ट्रेटिंग ए होलिस्टिक अप्रोच विदाउट डिवाइडिंग देयर स्टडी अंडर डिफरेंट सब्जेक्ट। बार बार यही चर्चा होती है। इसी सर्वे जब किसी एक बार मुझे याद है 2 साल पहले जब वो किसी ले रही थी अप्रैल के महीने में ही, तो वहाँ पर भी उन्होंने एमडीबी के बारे में खूब चर्चा की थी और उन्होंने कहा था कि सब्जेक्ट में आप डिवाइड ना करो, एक कॉमन स्टेटमेंट कॉमन प्रॉब्लम दीजिए और उस पर वो राइटअप के रूप में, प्राइमरी में नहीं कर पाते हैं आर्टिफैक्ट के रूप में, तो हम लोग प्राय राइटअप के रूप में ही लेते हैं और मैं सब्जेक्ट डिवाइड नहीं करते। अब तक तो करते ही आए हैं, शायद इस बार ना करेंगे, नहीं करेंगे हम लोग। सब्जेक्ट टीचर्स विल हैव टू फाइंड आउट हाउ सक्सेसफुली द स्टूडेंट हैज अटेंड द एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स pertaining to their subject, scanning the entire presentation report आर्टिफैक्ट। सब्जेक्ट टीचर उसे इवेलुएट करेंगे, वो इवेलुएट करेंगे उनके अपने जो लर्निंग आउटकम्स को है, आउटकम्स को कितना वो अटेंड किए हैं बच्चे, वो देखेंगे अटेंड किए। The assessment may vary from subject to subject for the same project based on the learning outcome achieved by the student। और आपका असेसमेंट जो होगा, टीचर का जो असेसमेंट होगा वो वेरी कर सकता है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। अब कोई साइंस में बहुत अच्छा किया है तो निश्चित रूप से उसे अच्छा ग्रेड मिलना ही चाहिए। किसी ने लैंग्वेज में अगर थोड़ा कम किया है तो टीचर उसके अनुसार से मार्क्स देंगे ही उसे। लेकिन फाइनली एक बार बोला गया था कि विजय सर के द्वारा ही कि आप एवरेज ग्रेडिंग कीजिए, सभी सब्जेक्ट टीचर सब्जेक्ट को अलग अलग इवेलुएट करेंगे, फिर उसे उसका आप एवरेज कीजिए और वही बच्चों को दीजिए। लेकिन ये बहुत नहीं हो पाता है इसलिए कि प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको एमडीबी देना पड़ता है। रिजल्ट जब आप रिपोर्ट कार्ड तैयार करते हैं तो प्रत्येक सब्जेक्ट का अलग अलग एमडीबी का रिपोर्ट कार्ड में वो मार्क्स की एंट्री होती है।
लिमिटेड फिजिबिलिटी है, यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी भी है कि आप अपने अनुसार से कर सकते हैं। सजेस्टेड है रूब्रिक्स डिजाइन करना, सबसे अहम काम, सबसे मुश्किल काम हम लोगों के लिए कि हम लोग रूब्रिक्स नहीं डिजाइन कर पाते हैं लेकिन आपको सुटेबल रूब्रिक्स डिजाइन करते हैं उस लर्निंग आउटकम्स के लिए जिसके लिए आपने एमडीपी को डिजाइन किया है। बच्चों के लिए जो भी एक्टिविटीज तय किए हैं निश्चित रूप से वो किसी न किसी लर्निंग आउटकम से जुड़े हुए होंगे और उस लर्निंग आउटकम्स के लिए हमें रूब्रिक्स बनाना है, तभी हम मार्क्स सही उन्हें दे पाएंगे। एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, क्लास 5 का है। प्रॉब्लम है वाटर स्कार्सिटी एंड पॉसिबल वेज टू ओवरकम फ्रॉम इट। टॉपिक दिया गया है, प्रॉब्लम ये है, प्रोजेक्ट है डिवाइस सब पॉसिबल वेज टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कार्सिटी एट योर स्कूल होम। प्रॉब्लम तो था वाटर स्कार्सिटी, लेकिन प्रोजेक्ट में दिया गया कि आप अपने स्कूल में या अपने घर में वाटर स्कार्सिटी को कैसे दूर कर सकते हैं, उसके पॉसिबल वेज क्या हो सकते हैं। लर्निंग आउटकम्स यहाँ दिया हुआ है किसी प्रॉब्लम के लिए, इंग्लिश के लिए, और ये लर्निंग आउटकम जो है एनसीईआरटी ने पब्लिश कर रखा है। तो एनसीईआरटी के जो लर्निंग आउटकम्स है वही है इंग्लिश में, मैथमेटिक्स में, फिर आपके हिंदी में, क्योंकि हमारे पास 4 ही सब्जेक्ट होते हैं प्राइमरी में, ईवीएस में। ये लर्निंग आउटकम्स एज इट इज लिया गया है एनसीईआरटी से। ये ईवीएस के लर्निंग आउटकम्स है, प्रॉब्लम वही है वाटर स्कार्सिटी। अब सीरीज ऑफ एक्टिविटीज, पहले बोला गया था कि एमडीपी में आप प्रॉब्लम पहले पहचानिए, उसके बाद प्लान बनाइए और उसके बाद सीरीज ऑफ एक्टिविटी। तो सीरीज ऑफ एक्टिविटी उन्होंने दिया, यहाँ पर कहीं पर ये नहीं लिखा हुआ है कि ये हिंदी में है, ये इंग्लिश में है, ये मैथ्स में, ये ईवीएस में, कोई सब्जेक्ट नहीं है। डिस्क्राइबिंग इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इन आवर लाइफ, बच्चे पर निर्भर करता है कि वो हिंदी में लिखेगा या इंग्लिश में लिखेगा। अगर वो हिंदी में लिखता है तो हम मान के चलेंगे कि वो हिंदी के सब्जेक्ट टीचर जो है उसे वो इवेलुएट करेंगे, एसेस करेंगे। फाइंडिंग वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर, कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ वाटर टू बी नीड फॉर डेली एक्टिविटीज, फाइंडिंग पॉसिबल सॉल्यूशंस टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स, समराइजिंग एंड प्रेजेंटेशन, और उसके बाद असेसमेंट बाय टीचर। इतने सारे एक्टिविटी इस एमडीपी में इन्वॉल्व होंगे। मैं अभी प्रोजेक्ट करूंगा कि हमारे प्राइमरी टीचर्स ने बनाया है इस साल के लिए एमडीपी, वो भी। तो ये एमडीपी के लिए जीपीटी के माध्यम से इतना ही प्रेजेंटेशन था। प्राइमरी में 2 ग्रुप बनाया है क्लास में। मैंने सारे टीचर से बात किया था, उन्होंने कहा कि नहीं 2 ग्रुप काफ़ी है, लेकिन जब हम सेकेंड टर्म की ओर बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से 3 या 4 ग्रुप करेंगे क्लास में, और ये एमडीपी उनके द्वारा तैयार किया गया। मेरा कोई रोल नहीं है, मैंने सिर्फ कंपाइल किया है। जो भी सब्जेक्ट टीचर्स हैं उनके द्वारा ये तैयार किया गया है। थीम है फैमिली एंड फ्रेंड्स, नॉलेज ऑफ फ्लावर्स। ये क्लास 4 का है। ये ग्रुप ए के लिए हम लोगों ने प्रोजेक्ट डिजाइन किया है। इसमें लर्निंग आउटकम्स इन्होंने एनसीईआरटी पे लर्निंग आउटकम्स दिया है। एज इट इज नहीं लिखा है, लेकिन क्या कहते हैं थोड़ा सा उसे शॉर्ट करके उन्होंने अपने स्तर पर लिखा है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, चिल्ड्रेन आर अनअवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड फ्लावर्स, प्लांटिंग ट्रीज एंड एस्थेटिक वैल्यूज। दिस प्रोजेक्ट हेल्प द स्टूडेंट्स टू अवेयर द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड फ्लावर्स। यहाँ पर एक गलती भी है इस एमडीपी में,
आप लोग देख करके बताइएगा। यहाँ पर एक्टिविटीज है, सारे एक्टिविटीज दिए गए हैं कि बच्चों के पास हम यही से शेयर करेंगे। ये वाला पोर्शन, ये पूरा हमारे लिए है, पूरा ये बच्चों के लिए है। लेकिन इसमें एक गलती ये हुई है कि मैंने जानबूझ कर इसे छोड़ दिया ताकि यहाँ पर प्रेजेंट कर सकूँ। इंग्लिश, हिंदी, ईवीएस, मैथमेटिक्स सारे सब्जेक्ट यहाँ पर लिखे हुए हैं जो नहीं होना चाहिए, लेकिन चूँकि टीचर के द्वारा प्रिपेयर किया गया है तो मैंने छोड़ दिया इसे। लेकिन जब बच्चों को हम देंगे ये एक्टिविटीज तो ये इन सारी चीज़ों का जिक्र नहीं होगा। और इस बार बच्चों को एक प्रिपेयर करके हम लोग एक फॉर्मेट ही देने का प्रयास कर रहे हैं कि आप इसी फॉर्मेट में ही राइटअप को तैयार कीजिए। तो कुछ इन्होंने इंग्लिश में जैसे पेस्ट पिक्चर, ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स विद नेम्स, ये लेवल प्राइमरी का है इसलिए क्वेश्चन भी उसी लेवल का है। राइट ए पोएम ऑन द टॉपिक फ्लावर्स, हिंदी में हमारे दैनिक जीवन में फूलों के महत्व पर घर के बड़े सदस्यों से चर्चा करें और उसके बारे में मुझे लिखें। फूल भी क्या अहमियत रखता है हमारे जीवन में, तो उस पर आप चर्चा की। वो अपने बड़े सदस्यों से चर्चा करेंगे, कहीं से खोजेंगे और वो खुद से लिखेंगे। हम सिर्फ उसे गाइड करेंगे और मॉनिटर करेंगे। इन्होंने रूब्रिक्स डिजाइन किया है, ये कॉमन असेसमेंट है। पिछले साल जब आरओ से सेंट्रलाइज्ड टीचर्स डायरी मिली थी तो उसमें फॉर्मेट था एमडीपी से संबंधित, और उसी का रूब्रिक्स ये लिया गया है कि अंडरस्टैंडिंग, पार्टिसिपेशन, टाइम बाउंड, क्रिएटिविटी और प्रेजेंटेशन 25 मार्क्स में लिया गया है। इसका वेटेज हम 20 में करके और उसके बाद उसे रिपोर्ट कार्ड में लेंगे। हाँ, कर सकते हैं। रूब्रिक्स सजेस्टिव होते हैं, वो टीचर से अपने आधार पर वो मार्क्स डिजाइन कर सकते हैं। और ये जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, जैसे लैंग्वेज में कॉम्प्रिहेंशन ऑफ रीडिंग मटेरियल्स 5 है, ग्रामर एंड लैंग्वेज यूजेज 5 है, ईवीएस में, मैथमेटिक्स में उन्होंने किया है। और उसके बाद सब्जेक्ट टीचर्स के साइन है और जो भी फॉर्मेलिटी होती है वो है। तो प्रत्येक क्लास में 3, 4 और 5 में हम लोगों ने दो ग्रुप में एमडीपी को डिजाइन किया। एक बार फॉर्मेट यही है जो हमें अवेलेबल करवाया गया था जीट से। थीम, लर्निंग आउटकम, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, सजेस्टिव एक्टिविटी, रूब्रिक्स कॉमन हो सकता है या सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो सकता है। ये गूगल ड्राइव का मैंने एक फोल्डर बनाया है जिसमें कि क्लास 3, 4, 5 प्रीवियस हेडक्वार्टर के द्वारा जो भी सजेस्टिव एक्टिविटीज हमें मिली थी इसमें 6, 7, 8 भी है। एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है एग्जाम्पल के रूप में, और उसके बाद नीचे में उसके सजेस्टिव एक्टिविटी भी है। तो हमें एमडीपी प्रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है। ये कुछ फॉर्मेट्स हैं जब हम एमडीपी एसेस करते हैं तो बच्चों के लिए जो है रूब्रिक्स के अनुसार से यहाँ वो मार्क्स है, बच्चों के नाम हैं। लेकिन इसमें एक आरओ ने हमें जो टीचर्स डायरी में राशि आरओ ने जो पिछले साल सेंट्रलाइज्ड टीचर्स डायरी मिली थी उसमें ये फॉर्मेट है। ये टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव्स सेम ही है, अलग नहीं है बहुत ज़्यादा। इसमें एक अंतर है कि मेथडोलॉजी भी था कि आप कैसे इसको करवाएंगे। साथ में रिसोर्सेज, कि आप हमें बच्चों को रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करनी है, जैसे किसी वेबसाइट का लिंक, यूट्यूब का लिंक, एक एग्जाम्पल के रूप में, ताकि बच्चे उसको देख पाए और उसके अनुसार से कर पाए।
एज लिमिट क्या है सर इसमें? कितना पेज में बच्चा बनाएगा एमपीजी को? 100 वर्ड नहीं, वो आप तय करेंगे। हाँ, फिर आप कैसे? हाँ, 100 तो सर ताकि हम लोगों को तो पता चलना चाहिए सर, जब एमपीजी का प्रोग्राम होता है। जैसे हम लोग प्राइमरी में बात करते हैं तो प्राइमरी में जो एक्टिविटी थी है वो जितने पेज में कंप्लीट हुई है, उसके लिए पेज हम तय नहीं करते हैं। हमारा तो काम है कि वो एमडीपी इस तरह की प्रोसेस से वो तैयार करता है, प्रोडक्ट पर हमें ज़्यादा गौर नहीं करना है, वो क्या बना करके ला रहा है, कैसा बना के ला रहा है, कोई डेकोरेट प्रोसेस से सफाई वो कर रहे हैं। लेकिन वो क्रिएटिविटी उनका होना चाहिए, वो एमडीपी में जो एक्टिविटीज मिले हैं उसे वो कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, कहाँ से वो खोज करके ला रहे हैं, रिसर्च कितना कर रहे बच्चे हैं। पूछते हैं क्लास में कि ये जो एमडीपी आप दे रहे हैं सर कितना पेज में बनाए, 10 पेज में, 12 पेज में, 20 पेज में? एकदम बच्चों पर छोड़ दीजिए कि तुमको जितना पेज पर बनाना है उतना। तो आपका जो जो ऑब्जेक्टिव है उसका पूरा हो रहा है कि हाँ देखना है, तो एक ही पेज में कर दिया तो हम लोग दरअसल ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हम लोग जब एसेस करते हैं तो वही देखते हैं कि अच्छा, अभी सेकेंडरी में बता रहे थे कि डिसाइड कर लिया, बच्चों को दे दिए क्या? बच्चे को नहीं दिया ये नहीं है सर अभी। अरे डिसाइड कर लिया। चर्चा लगभग डिसाइड हो गया है। उसको हम जो है गवर्नमेंट के सकल को दे रहे हैं। कंपाइल कर रहे हैं। तो क्या क्या टॉपिक है, जैसे 6 के लिए क्या दिया? क्या दिया था? क्लाउड था, 6 और 1 का बताइए क्या टॉपिक है? क्लाउड था, एक स्टेज था, 6 और 1 का टॉपिक हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया ना? 6 का क्या क्लाउड का 6 और 1 का क्या है, दिखाइए टॉपिक। मेरा घर किया, देखिए मेरा परिवार, एक दूसरे स्टेज। एक बार टॉपिक लाइए, क्या क्या डिसाइड किया? एमडीपी का पर्पस ये है, जैसे एक चीज पॉइंट आउट किए अभी, एमडीपी बच्चों को देते हैं तो सब्जेक्ट उसको पॉइंट आउट नहीं करते हैं कि हिंदी के लिए लिखना है, इंग्लिश के लिए लिखना है, इंग्लिश के लिए लिखना है, मैथ के लिए लिखना है। अब जब वो आप लिख देंगे तो बच्चे के दिमाग में तो ये आ ही जाएगा कि मैथ के लिए करेंगे, मैथमेटिक्स के लिए टेस्ट करेंगे। ऐसा ही होगा सर। नहीं, ऐसा नहीं होता। सीट से ऊपर जब आएंगे ना सर, ऐसा ही होगा, सब्जेक्ट वाइज होगा। एमडीपी का नाम ही है मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट। सर इसमें टॉपिक एक होगा लेकिन सब सब्जेक्ट वाइज उसको अलग होगा। इसका मतलब ये है कि ऐसे ही एक प्रोजेक्ट को हम अलग-अलग सब्जेक्ट में किस फाइल तो एक ही बनाना है, कहाँ अलग है नहीं, फाइल एक ही बनाना है। हाँ, अब सब्जेक्ट वाइज ही बनाना है। नहीं बनाना है सर, एक कहीं पे गाइडलाइंस है कि सब्जेक्ट वाइज अलग बनाना है उसको। वो सर कंटेंट जो प्रोजेक्ट का सर कंटेंट रहेगा ना, वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक वो अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग कंटेंट। मान लीजिए आपका स्पेस समझिए, स्पेस में जो आपका साइंस के लिए जो आपका वो होगा, मैथ्स के लिए आपका मान लीजिए डिस्टेंस है, आपका रेडियस है, ये सब सब्जेक्ट कंटेंट तो अलग होगा ही सर। कंटेंट अलग आप एज सब्जेक्ट टीचर आइडेंटिफाई करेंगे। बच्चे को ये बच्चे को दिया जाएगा पूरा, लेकिन आखिर वो हिंट मार देगा कि क्या करेंगे सर, मैथ्स में क्या चाहिए, वो आपको गाइड आपको करना है। जैसे हमने एक एक्टिविटी दिया उसमें ग्राफ होगा, इसका मतलब है कि वो मैथ से ज्वाइन कर दिया। तो आप अंडरस्टैंड है, जब आप कह रहे हैं कि कैलकुलेट कीजिए इसको, इसके बीच में कितना डिस्टेंस है, सिर्फ एक उसको काम, ग्राफ पे लोकेट कीजिए तो अंडरस्टूड है कि मैथमेटिक्स का पार्ट हुआ। उसमें एक टॉपिक है सर, स्पेस मान लीजिए एक टॉपिक है, हाँ। तो टॉपिक है स्पेस, तो स्पेस में तो बहुत कुछ हो सकता है ना, तो जब तक आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं बताएंगे कि बच्चे को सब्जेक्ट का नाम नहीं होगा, लेकिन गाइड तो करेंगे कि ये चीज़ आप कर सकते हैं इसमें, हाँ गाइड करेंगे, नाम नहीं होगा वहाँ पे। लेकिन दिक्कत ये है कि जब आप उसको स्पेसिफाई कर देते हैं कि हिंदी के लिए आपको ये लिखना है, इंग्लिश के लिए लिखना है, साइंस के लिए लिखना है, मैथ के लिए लिखना है, तब वो दिक्कत क्या होती है, आगे ये कॉन्सेप्ट क्यों डेवलप किया गया? एमडीपी का कॉन्सेप्ट डेवलप क्यों किया गया? और ये क्वाइट नेचुरल भी है और ऐसा देखा जाता है कि साइंस टीचर नॉर्मली फैक्ट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं कि बच्चे की हैंडराइटिंग कितनी अच्छी है,
बच्चा ग्रामेटिकल मिस्टेक किया है उस पर बहुत फोकस नहीं करते हैं। बच्चा सेंटेंस ग्रामेटिकली सही लिखता है, स्पेलिंग सही लिखता है, उस पर बहुत ध्यान नहीं देते हैं। उनका कंटेंट जो है और प्रेजेंटेशन बढ़िया से है तो वो उनका काम पूरा हो गया। तो वही चीज़ उसी को तो कहा गया है कि बच्चा भी देख रहा है कि हमें साइंस टीचर को सबमिट करना है तो वो भी उसी एस्पेक्ट को फोकस करता है। लेकिन एमडीटी देने का पर्पस ये है कि वो हर एस्पेक्ट से वो परफेक्ट हो। तो असेसमेंट करेंगे डिफरेंट सब्जेक्ट टीचर्स लेकिन टॉपिक एक ही होगा। तो उससे फायदा क्या होगा कि हर एंगल से परफेक्शन आएगा बच्चे में। तो उसको ये भी देखना है कि लैंग्वेज वाइज वो परफेक्ट हो, चाहे हैंडराइटिंग की बात हो, स्पेलिंग की बात हो, ग्रामर की बात हो, उस हिसाब से भी उसको परफेक्ट होना है। कैलकुलेशन की बात हो, प्रेजेंटेशन की बात हो, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की बात हो तो उस हिसाब से भी परफेक्ट होना है क्योंकि मैथ टीचर उसे एसेस करेंगे। और फैक्ट वाइज भी उसको परफेक्ट होना है क्योंकि साइंस टीचर इवैल्यूएट करेंगे। और आर्ट की जहाँ तक बात है, आर्ट सब्जेक्ट इसमें लिखा नहीं गया, आर्ट को तो सारे सब्जेक्ट में समाहित कर दिया गया। आर्ट इंटीग्रेटेड टीचिंग, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग। तो मतलब एस्थेटिक वैल्यू जो कहते हैं, एस्थेटिक सेंस जो कहते हैं वो आर्ट है, सेंस ऑफ ब्यूटी। तो कोई भी काम बच्चा करे तो हर एस्पेक्ट में वो परफेक्ट हो। अलग बात है कि इवैल्यूएटर उस फील्ड के स्पेशलिस्ट हो या नहीं हो। तो एक आदमी हर एक फील्ड में स्पेशलिस्ट नहीं हो सकते, इसलिए सारे सब्जेक्ट टीचर को कहा गया कि उसी प्रोजेक्ट को आप असेस कीजिए। बच्चे को ये मत बताइए कि हिंदी के लिए है, या इंग्लिश के लिए है, या साइंस के लिए है, मैथ के लिए, या आर्ट के लिए। लेकिन आप लोग सब मिलकर के अपने अपने एंगल से असेस कीजिए। और आपको लगता है कि नहीं साइंस के हिसाब से, टॉपिक के हिसाब से, प्रेजेंटेशन के हिसाब से परफेक्ट है, लेकिन वो लैंग्वेज पार्ट उसका वीक है, हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक होता है, ग्रामेटिकल मिस्टेक होता है, तो इंग्लिश वाले लैंग्वेज वाले को कम मार्क्स देंगे। तो यही तो पर्पस है। बच्चे को बोझ कम करना, एक जो भी काम उसको दिया गया है, स्पेसिफिक टास्क दिया गया है, उसको कितनी अच्छी तरह से कंप्लीट कर सकता है, उसको डिफरेंट टीचर्स, डिफरेंट सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स अपने अपने हिसाब से असेसमेंट करेंगे, तभी तो परफेक्ट इंडिविजुअल निकलेगा, बनेगा। यही तो पर्पस है। और एक ही प्रोजेक्ट देने का मतलब उसमें बोझ कर दिया गया, उसमें जो स्ट्रेस होता है कि सर के पास जाना है, सर क्या कहेंगे, अच्छा मैथ वाले सर हैं तो उसको ध्यान नहीं देना है, राइटिंग पे उसको स्पेलिंग पे नहीं ध्यान देना है, ग्रामर पे नहीं ध्यान देना है, कैसे बोलना है उस पर नहीं ध्यान देना है। क्योंकि मैथ सर तो अपने हिसाब से देखते हैं, अगर कैलकुलेशन सही है तो फुल मार्क्स देंगे, उसको फुल मार्क्स मिल जाता है। लेकिन उस एप्टीट्यूड में फुल मार्क्स उसको नहीं मिलेगा जब तक कि सारे एंगल से वो परफेक्ट नहीं होगा। तो बच्चे पे लोड कम हुआ कि यही प्रोजेक्ट करना है और उसका कहीं से भी अटेंशन कम नहीं हो जाए किसी भी एंगल से, इसलिए सारे टीचर उसको असेस करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी काम करेगा अपने रियल लाइफ सिचुएशन में वो परफेक्शन ढूंढेगा, वो कोशिश करेगा कि हर एस्पेक्ट से वो परफेक्ट हो। उसी को तो कहते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा, यही ऑब्जेक्टिव है इसका। लेकिन इनिशियली हम एज टीचर नहीं समझ पाए, हमें खुद नहीं पता था, हमें खुद आइडिया नहीं था कि इसको कैसे देखें और कैसे करेंगे। तो धीरे धीरे जैसे समय बीतता जा रहा है, हम लोग सीख रहे हैं कि कैसे एक ही टॉपिक को बिना बाइफरकेट किए हुए डिफरेंट एंगल से डिफरेंट सब्जेक्ट एक्सपर्ट द्वारा असेस किया जा सकता है और बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट उसमें किया जा सकता है। यही ऑब्जेक्टिव। तो एक्चुअली कोई भी चीज इंट्रोड्यूस होता है तो परेशानी बच्चों के साथ नहीं, परेशानी हम टीचर्स के साथ है कि हम ही नहीं समझ पाते हैं, हमको समझने में समय लगता है। और अगर हम समझ जाएंगे तो फिर बच्चों को समझा ही देंगे। तो अभी जो कह रहे हैं कि हिंदी के लिए अलग देंगे, इंग्लिश के लिए अलग देंगे, मैथ के लिए अलग देंगे, टॉपिक एक रहेगा, वैसा नहीं करना है। वैसा करेंगे तो जो पर्पस है वो ऑब्जेक्टिव और डिफीट हो जाएगा ना। आप जब मैथ का पोर्शन आपका बनाएगा वो, तो उसमें उसका ध्यान नहीं रहेगा कि वो हैंडराइटिंग भी अच्छी हो, उसका ध्यान नहीं रहेगा कि स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो जाए, उसका ध्यान ये नहीं रहेगा कि ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाए, क्योंकि आप उसको ओवरलुक करते हैं। आपको तो मैथमेटिकल फैक्ट्स चाहिए,
तो आप उसके हिसाब से फुल मार्क्स दे देंगे, क्योंकि इंग्लिश टीचर उसको देखेंगे नहीं, हिंदी टीचर उसको देखेंगे नहीं। लेकिन करना क्या, उसको एक ही काम करना है, उसको सारे टीचर देखेंगे उसी को। आपने जब मैथमेटिक्स बनाएगा तो उसको लैंग्वेज यूज करेगा ना, वो हैंडराइटिंग उसकी दिखाई पड़ेगी ना, तो वो आस्पेक्ट टीचर, लैंग्वेज वाला टीचर एसेस करेगा। आप मैथमेटिकल आस्पेक्ट लेकिन बनाएगा एक ही जगह, वो अलग अलग नहीं बनाएगा। अगर अलग अलग बनवाते हैं तो फिर पर्पस डिफिकल्ट होगा। आप मेरी बात समझे कि नहीं? हाँ सर समझिए। आप जब अलग अलग उसको बनाने चाहेंगे तो आपका मैथ का पोर्शन है वो केवल आप मैथ वाले ही टीचर देखेंगे, तो उसको इंग्लिश टीचर नहीं देखेंगे। एमडीपी का सर पर्पज यही है कि जितने भी सब्जेक्ट टीचर हैं वो मिलके एक साथ आपका प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करेंगे। हाँ, तो जब आप कह रहे हैं, अलग अलग कह रहे हैं कि हिंदी के वाला पोर्शन यहाँ लेकिन ये उसका है कि आपका एक टॉपिक हमने दिया, हाँ। तो उसमें इंग्लिश में ये चीज हो सकता है, मैथ्स में ये चीज हो सकता है, साइंस में ये चीज हो सकता है, आपको गाइड करना पड़ेगा। नहीं, आप हो सकता है उस हिसाब से पॉइंट दे दीजिए, ये काम हाँ, कीजिए, हाँ। आप मत डिफाइन कीजिए कि हिंदी हाँ नहीं, सब्जेक्ट के लिए वो सब पॉइंट देना है। फील्ड ऑफ एक्टिविटी तो होगा ना सर। एक एग्जांपल बता दूं। तो जैसे क्लास 6 में हमने एक टॉपिक दिया है माय फ्रेंड मतलब मून को दोस्त होना, ठीक है। अब उसमें इंग्लिश की जो सब्जेक्ट टीचर है वो उनको बोलेंगे राइट अ पैराग्राफ ऑन टॉपिक माय फ्रेंड, माय बेस्ट, वो कुछ लिखेंगे तो उसमें उसका राइटिंग वाइटिंग भी आ जाएगा, सब कुछ करेक्शन को समझ की पॉइंटर्स। Write a letter to moon as your uncle to invite him on your birthday. You like it? इसी तरह से आप लैंग्वेज आपका समझ में आ गई? हाँ समझ में आ गया। उसी तरह से हिंदी वाले के लिए भी चांद के विषय पर 5 कविताएं हैं। टॉपिक एक ही है, टॉपिक एक ही है। उसी तरह से संस्कृत वाले को 3 टॉपिक दिया गया है। और जैसे मैथ्स का है, जब मैथ्स वाले ये फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ, मून फ्रॉम अर्थ। फिर उसी तरह से फाइंड द वेट ऑफ ऑल फैमिली मेंबर्स फ्रॉम अर्थ एंड मून। टॉपिक एक ही है लेकिन उसका कब अब चेंज हो रहा है। लेकिन हमारा क्या कहना है ना, एक अभी तक तो हम लोग एमडीपी में ऐसे ही करते हुए आ रहे हैं। इंग्लिश और हिंदी के एक टॉपिक स्पेशली हिंदी की एक बड़ी सेंसिटिव डेवलप हो सके। लेकिन हमारा ये कहना है कि जब आप मैथ वाले पोर्शन को केवल मैथ टीचर एसेस करेंगे तो उसमें उसका कंसंट्रेशन नहीं जाएगा कि वहाँ जो प्रेजेंटेशन कर रहा है उस पोर्शन का भी हैंड राइटिंग भी परफेक्ट होना चाहिए, वहाँ भी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होना चाहिए, वहाँ भी और स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, वो ध्यान ही नहीं देगा। जानना है कि हमारे मैथ गुरु चेक करेंगे ही नहीं। सर सब्जेक्ट वाइज मार्क्स भी तो देना है। मार्क्स तो आप इंग्लिश वाले पोएम नहीं भी लिखवा करके आप मैथ का जो प्रोजेक्ट सबमिट कर रहा है उसी में उसकी हैंडराइटिंग कैसी है, उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं, उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, वो इंग्लिश लैंग्वेज वाले मार्क्स दे सकते हैं। वही तो ऑब्जेक्टिव है इसका कि हर आस्पेक्ट जो भी काम करे वो हर एंगल से परफेक्ट हो बच्चा। आप जैसे ही उसको बाइफरकेट किए तो पर्पस डिफीट हो गया ना। आप हमारी बात नहीं समझ पा रहे भाषा भी दीजिए कि वो कंप्लीटली बाइफरकेट कीजिए कि मैथमेटिकल लैंग्वेज नॉलेज नहीं है। ये देखिए बहुत दिन से पड़ा हुआ है सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेलेंस और मेरिट सर्टिफिकेट कह सकते हैं। ये आया था 23 जनवरी का लेटर है ये, और हमारा साइन भी जनवरी में कभी आया था लेटर ये मोस्ट प्रॉब्ली तो नॉर्मली जो है टीचिंग कम्युनिटी का काम बहुत टफ है, चैलेंजिंग है, कोई डाउट नहीं है। और ज़्यादातर जो है
मिलता है, कभी कभी अप्रिसिएशन का मौका आता है। तो ये मौका है जो बेसिस है रिजल्ट आपने दिया बोर्ड क्लास में और उसके PI के आधार पे रिकॉग्नाइज करता है हमारा केंद्रीय विद्यालय संगठन आपके एफर्ट को आपके रिजल्ट के रूप में जो परिलक्षित होता है उसके आधार पे। तो इसमें तो कहीं नहीं लिखा हुआ है, वर्ड के रूप में एक थोड़ा सा वेरिएशन दिखता है, और लेकिन कलर वाइज ये एक गोल्डन कलर का है और एक सिल्वर कलर का है। तो सर बता रहे थे कि ये गोल्डन अवार्ड हो गया, गोल्ड हो गया, गोल्ड सर्टिफिकेट, ये सिल्वर सर्टिफिकेट। लेकिन इसमें ऐसा कहीं वर्ड के रूप में नहीं लिखा हुआ है। हमने कोशिश किया डिफ्रेंशिएट करने का, तो लैंग्वेज के रूप में डिफ्रेंशिएशन है। और जो गोल्ड सर्टिफिकेट है उसमें लिखा हुआ है उच्च गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन को प्राप्त करने के लिए, और इसमें है गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन को प्राप्त करने के लिए। बेसिक डिफरेंस है। ये सर्टिफिकेट है और मैं बुलाता हूँ और आपको सम्मानित करता हूँ संगठन की तरफ से। विद दिस हालांकि ये तो 2023 का रिजल्ट है और 24 का रिजल्ट ऑलरेडी आपकी तरफ से काम पूरा हो चुका है, रिजल्ट आना बाकी है। तो अब जो आप मोटिवेशन काम करेंगे इसे 25 के लिए अगले वाले बैच में अधिक से अधिक और सफलता मिले, क्वालिटेटिव रिजल्ट मिले। 1 2 3 सर्टिफिकेट है मेरे पास गोल्ड वाला। श्रीमती अंकिता शर्मा PGT बायोलॉजी Angita Sharma PGT Bharatiya Vidyalaya Bharat के साथ graduation as token of appreciation for securing 100% result in class 10th and 12th and achieving high quality performance of the students at CBSE board examination. ये अलग से मुझे गोल्ड वाला में टेक्निकल पार्टी है और अग्रवाल सर का और सर अग्रवाल सर आ जाइए। जो सर्टिफिकेट और तीसरा है उपाध्याय सरकार। Class 10 and 12. ये by mistake है। एक साल का पड़ जाएगा। और तीन और सर्टिफिकेट है और सिल्वर सर्टिफिकेट 4 और है। एक तो हमारे बीच नहीं है, प्रमोशन पा करके उन्नति पा करके RS चौधरी, ये तो कल हम लोग देख पा रहे थे यहाँ DC सर भी अप्रिशिएट कर रहे थे। और 10th और 12th में और achieving good quality performance of students at CBSE board examination। उसके अलावा हमारे पास 3 लोग हैं, 3 एजेंसी हैं। श्री SP सिंह, और पासवान सरकार है
भारती सरकार है, इसके भारती सर रिटायर और वो भी तो नहीं है चलेगा रिटायर हो गए रिटायर हो गए सर। अच्छा हम उनको उनके साथ देखा भारती सरकार और मैं इसके भारती तो बता रहे थे कि बहुत कंप्लेन था समाज में लेकिन कैसे रिजल्ट में है सर। ये मोटिवेशन है कि डिमोटिवेशन है? रिजल्ट में हमारा बात करते हैं बोले कि ऐसे ही तो मिलता है कि ऐसे नहीं कोई बता रहे थे कि कंप्लेन बहुत ज्यादा था। क्या वैसा और तो अब मैं प्रिया मैडम को जो है धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए इसके लिए धन्यवाद देना बच्चे हर सब्जेक्ट में वो कैसा उनकी समझ कैसे डेवलप हो पा रही है, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। अगर ये आप नहीं